हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कंसीडर द फॉलोइंग वेव फंक्शन कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल स्क्वायर टी इज इक्वल टू 10,000 कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज आर सॉल्यूशंस टू द गिवन वेव इक्वेशन। ठीक है, हमें वेव इक्वेशन दिया और MSQ है ना, इज आर लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक या फिर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है कि नहीं। देखो, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इंडिविजुअली ऑप्शन को देखें, ठीक है, कि इसको डिफरेंशिएट करें पार्शियल 2 बार, या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो डबल जो टी के साथ डेरिवेटिव्स को हम डी टी का स्क्वायर लिख लेते हैं। 10,000 डी एक्स के साथ जो पार्शियल डिफरेंशिएशन उसको डी एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से डी टी बाई डी एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 10,000 के। ठीक है, इसको अगर मैं एम स्क्वायर लिखूंगा तो ये 10,000 आएगा। ठीक है, और एम किसके इक्वल आ जाएगा, प्लस माइनस दो वैल्यू होगी, प्लस माइनस 100। तो इसका सोल्यूशन आएगा ना, जो फंक्शन होगा हमारा वो क्या होगा एक तो फंक्शन होगा आ, ये डी टी बाई डी एक्स है ना, तो एक्स प्लस 100 टी, यानी जो भी एक हमारा सोल्यूशन आया प्लस 100 प्लस 5 1 5 2 लिख लेता हूँ। दूसरा फंक्शन होगा एक्स माइनस 100 टी। ठीक है, तो इसमें जो भी टर्म्स आएंगी सारी एक्स प्लस 100 टी एक्स माइनस 100 टी की फॉर्म में आएगी। तो बस वही क्वेश्चन हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो एक्स माइनस 100 टी एक्स प्लस 100 टी, तो ये ऑप्शन ठीक है। बी में चेक करो एक्स माइनस 100 टी बस एक्स प्लस 1000 टी, तो ये गलत है। ठीक है, सी में देखो एक्स माइनस 100 टी साइन एक्स प्लस 100 टी, तो ये ठीक है। और यहाँ पे क्या है, टी माइनस 100 एक्स, ये गलत है। ठीक है, टी प्लस 100 एक्स। ठीक है, ये ऐसे कर सकते हो। और अगर ऑप्शन से करने जाओगे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, जैसे सी ऑप्शन तो जल्दी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर 1 ही है। ए ऑप्शन में थोड़ा सा टाइम जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, अभी 2 टर्म्स है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 4 बनेंगी, फिर हो तो उससे ज्यादा बने। ठीक है, बट फिर भी अपनी तसल्ली के लिए वो ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में करने लायक तो है ही नहीं, बट आप इसको समझ सकते हो। और वैसे भी सिविल इंजीनियरिंग में आया हुआ है, जो भी सॉल्यूशन ऑफ लैप्लेस इक्वेशन, वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, ये मैक्सिमम जो बड़े क्वेश्चन है पार्शियल डिफरेंशियल में सिविल ब्रांच में आए हुए हैं। ठीक है, और सिलेबस में भी ये सिविल या मैकेनिकल में लिखे हुए हैं। तो अदर ब्रांचेस वाले इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए आप इसको थोड़ा देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ESC में थोड़ा कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, गेट में तो चलो नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला क्या है कि द स्टडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए स्क्वायर प्लेट ABCD इज गवर्न्ड बाय 2 डायमेंशनल लैप्लेस इक्वेशन। ठीक है, कोई एक प्लेट है ABCD, स्क्वायर प्लेट है, उसमें स्टडी स्टेट पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2 डायमेंशनल लैप्लेस इक्वेशन, जो कि ये रही है ना, 2 डायमेंशनल लैप्लेस इक्वेशन फॉलो कर रहा है। द साइड AB इज केप्ट एट टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस एंड द अदर 3 साइड are kept at 0 डिग्री सेल्सियस, ignoring the effect of discontinuity in the boundary condition at the corner। है ना, कॉर्नर पे डिसकंटिन्यूटी रहेगा ना, जैसे यहाँ पे तो 0 डिग्री है हर जगह। ठीक है, बट एक साइड पे 100 डिग्री है, तो इट मीन यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होगी ना, एकदम 0 के बाद 100 टेम्परेचर होगा। ठीक है, इसको इग्नोर करना है। और फिर द स्टडी स्टेट टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द प्लेट इज ऑब्टेन्ड बाय T0। ठीक है, तो जो बिल्कुल सेंटर पे टेम्परेचर है वो क्या है, T0 डिग्री सेल्सियस। Due to symmetry, the steady state temperature at the center will be T naught when any one side of the square is kept at temperature of 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका कोई जरूरी नहीं है कि हमें ए बी ही रखना है। ये बोल दे कि इसको 100 रख दो, बाकी सबको 0 कर दो, तो भी यहाँ पे टेम्परेचर T नोट ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक है। यहाँ इसको 100 रख दो तो भी यहाँ पे T नोट ही रहेगा, चाहे इसको 100 कर दो। ठीक है, तो एक ही बात है इनके हिसाब से। फिर when any side of the square is kept at a time temperature of 100 डिग्री सेल्सियस, the remaining 3 sides are kept at a temperature of 0 डिग्री सेल्सियस using the principle of superposition। ठीक है, the value of T नॉट is। ठीक है, तो ये आएगा। तो देखो, सबसे पहले तो हम लैप्लस इक्वेशन ये रही 2D डायमेंशन, उसका सोल्यूशन ये रहा। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन भी आप देख सकते हो। ठीक है, डिटेल में अगर देखना हो तो
तो C1 e⁻k x प्लस C2 e⁻−kx मल्टीप्लाई विद C3 cos ky C4 sin ky, ठीक है, इसको फॉलो कर रहे होगे। इसका 2 बार x का डिफरेंशिएट करोगे, प्लस करोगे 2 बार y के साथ, 0 आ जाएगा। अब हम लगाते हैं इस पे बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले इस बाउंड्री पे अगर y की वैल्यू 0 होगी तो टेम्परेचर 0 होना चाहिए। तो y की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, तो साइन 0 0 हो गया, कॉस 0 1 हो गया, तो ये रह गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमें पता है कि C3 ही 0 होगा, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, ठीक है। तो C3 0 होगा, तो C3 अगर 0 होगा तो हम इसमें यहाँ पुट करेंगे, C3 को 0 कर देंगे, हमें इक्वेशन मिली ये वाली, ठीक है, पहली बाउंड्री कंडीशन लगाने के साथ। फिर सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे हम इस बाउंड्री के लिए कि जब x 0 है तब भी टेम्परेचर 0 है। x की वैल्यू हमने 0 पुट करी यहाँ पे और यहाँ पे, तो 1 आ गया दोनों, और ये 0 हो गया। अब देखो इसमें C4 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर C4 0 हो गया, ठीक है, तो पूरा इक्वेशन ही 0 हो जाएगी। इसमें साइन के वाई 0 नहीं होगा, कि वाई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, हर जगह अलग अलग वैल्यू हो सकती है। तो C1 प्लस C2 ही 0 के इक्वल होगा, ठीक है, यही इस इक्वेशन को 0 कर रहा होगा। तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0, C1 इज इक्वल टू -C2। तो ये हम यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। C2 को पुट कर दिया -C1, तो C1 कॉमन निकाल लिया। सेकंड बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद हमारी इक्वेशन ये बन गई। फिर थर्ड बाउंड्री कंडीशन क्या लगाएंगे यहाँ पे, कि जब y की वैल्यू L है तो इस साइड पे वहां पे भी टेम्परेचर क्या है, 0। तब हमने y की वैल्यू L पुट करी, ठीक है, तो इसको 0 के इक्वल कहा। अब पता है C1 C4 0 नहीं हो सकता ना C4 0 हो सकता है, ना C1 0 हो सकता है, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी 0 हुआ तो पूरी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी। e⁻kx ये 0 नहीं हो सकता, तो यही एक पार्ट 0 बन रहा होगा, ठीक है, इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो साइन 0 कब होता है, जब एंगल की वैल्यू n पाई के इक्वल होती है, n1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से में k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई n π/l, ठीक है। तो अब n आ गया यहाँ पे देखो, तो n की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने n लिख दिया यहाँ पे, n पे डिपेंड करके सोल्यूशन। k की वैल्यू हमने दोनों जगह पुट कर दी, e⁻x में और साइन में, ठीक है। अब देखो हम इसको क्या रिप्लेस कर रहे हैं, C1 C4 को Cn, ठीक है। तो जो भी कोफिशिएंट है उसका वो भी n पे डिपेंड कर रहे हो, कि साइन n की वैल्यू 1 के लिए अलग हो, जब n की वैल्यू 2 के लिए अलग हो, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं e⁻θ - e⁻θ, ये किसके इक्वल होता है, बाय 2 होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा के, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो हमने C1 C4 की जगह Cn लिख दिया, साइन इसकी जगह हमने 2 साइन हाइपरबोलिक लिख दिया, ठीक है। अब ये n पे डिपेंड कर रहा है। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाया हमने, कि समीशन लगा दिया कि n इज इक्वल टू 1 2 3 सार सब के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, टेम्परेचर की। अब इसके बाद हम लगाएंगे लास्ट बाउंड्री कंडीशन ये वाली। तो जब x इज इक्वल टू L है तब ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है, तो इसके इक्वल आ गया। और अब x की वैल्यू जब L पुट करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू जब L पुट करेंगे, L L कैंसिल हो गया, तो 100 के इक्वल आ गया, ठीक है। और ये बेसिकली कांस्टेंट हो गया। अगर देखा जाए ये इक्वेशन किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली y वेरिएबल हो गया, ठीक है। L कांस्टेंट है, ठीक है, ओनली y वेरिएबल है, तो ये एक तरह से कांस्टेंट आ गया an, ठीक है। तो an लिख दिया हमने। तो क्या अब ये, अगर फोरियर सीरीज, साइन फोरियर सीरीज नहीं है, कि किसी भी फंक्शन को, जो 100 एक फंक्शन है, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सम ऑफ साइन, ठीक है, ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। तो साइन फोरियर सीरीज आ गई। तो इसके जो कोफिशिएंट है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2/L फंक्शन जो भी है, एफ वाई का फंक्शन है, 100 ही बस कांस्टेंट है, एफ वाई 100 है, साइन n π/L dy, ठीक है। यहाँ से हम एक n की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस, लिमिट है 0 से L, ठीक है। तो माइनस हमने बाहर निकाल लिया, अपर लिमिट पुट करेंगे तो कॉस n π आएगा, लोअर लिमिट पुट करेंगे cos 0 1 आ गया, ठीक है। cos n π किसके इक्वल होता है, -1 की पावर n, ठीक है। अब n की वैल्यू अगर इवन है तो 1 - 1 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। n की वैल्यू ऑड के लिए -1 की पावर n -1 के इक्वल आएगा, तो a n की वैल्यू होगी 400/n π, ठीक है। और ए एन इसके इक्वल था, तो 400/n π आ गया। तो 2Cn किसके इक्वल आ गया, 400 डिवाइडेड बाय n π साइन हाइपरबोलिक n π। इसको हम कहाँ पुट करेंगे, जो हमारी मेन इक्वेशन है ये वाली, ठीक है, यहाँ पुट करेंगे।
ठीक है, तो ये बन गया। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इसमें कोई भी सारे कांस्टेंट आ चुके हैं। ठीक है, अब इसको कर सकते हैं, जैसे y को जीरो किया तो साइन जीरो जीरो हो गया, तो पूरा जीरो होगी, है ना, वो बाउंड्री कंडीशन फॉलो हो रही है। x को आप जीरो पुट करो तो साइन हाइपरबोलिक जीरो जीरो हो जाएगा, तब पूरा जीरो हो जाएगा। फिर आप x को हम, हाँ y को l पुट करेंगे, अगर अगर मैं y को l पुट करूंगा तो साइन n पाई हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरी बाउंड्री कंडीशन भी फॉलो हो रही है। ठीक है, और फिर अब हमें क्या करना है, सेंटर पे फाइंड करना है। अब देखो सेंटर पे जो x की वैल्यू भी l/2 है। ठीक है, और y की वैल्यू l/2 है सेंटर पे। ठीक है, अगर विड्थ और हाइट l है तो हमने x और y की वैल्यू l/2 पुट कर दी। ठीक है, l/2 पुट करेंगे तो n π/2, यहाँ l/2 करेंगे n π/2, और नीचे साइन हाइपरबोलिक एन पाई है, इसको वही जैसे साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है, सेम चीज हाइपरबोलिक में भी होती है। साइन हाइपरबोलिक एन पाई आ जाएगा टू साइन हाइपरबोलिक n π/2 कोस हाइपरबोलिक n π/2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद हाँ बस हमारे पास ये बचा। अब एन की वैल्यू हम पुट करेंगे। अब एन की वैल्यू हमने क्या बोली थी कि ऑड होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो एन की वैल्यू ऑड पुट करेंगे। सबसे पहले एन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो साइन π/2 आएगा, साइन π/2 होता है वन। एन की वैल्यू थ्री पुट करेंगे, साइन थ्री π/2 होता है -1। फिर 5π/2 +1, तो साइन क्या करेगा, वन पे पॉजिटिव, थ्री पे नेगेटिव वन, फाइव पे पॉजिटिव वन, अल्टरनेटली प्लस प्लस माइनस वन देता रहेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस साइन आते रहेंगे। फिर 200/π हमने बाहर निकाल लिया। एन की वैल्यू पुट करेंगे वन, थ्री, फाइव, और यहाँ पे भी एन की वैल्यू। ठीक है, अब ये क्या है, आगे वैल्यू बस निग्लिजिबल होती रहेंगी, क्योंकि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू बढ़ती रहेगी, और वन बाय कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू कम होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक में क्या होता है, ई की पावर n π/2 आएगा, तो एक्सपोनेंशियल बढ़ता ही रहेगा ना हमेशा। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यूज है, अब ये कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.3985, इसकी वैल्यू 0.00598, इसकी वैल्यू तो देखो और भी कम, आगे जाके तो बहुत ही निग्लिजिबल हो जाएगी। सबको सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 24.99, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका आंसर है। अब देखो इसको लिखने के बाद समझाने में इतना टाइम लग गया, तो पेपर में तो मुश्किल नामुमकिन ही है। ठीक है, बहुत ही रेयर कोई कर पाएगा, और पेपर में भी तभी कर पाओगे अगर प्रॉपर एक, आप किसी बुक में देखोगे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि तीन साइड जीरो है, और यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन दे दिया f(y) है, तो 100 डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है। फिर उसका डायरेक्ट जो सोल्यूशन है वो सपोज करो, हाँ यहाँ पे कि इतना ये या होता है। ठीक है, अगर हम लास्ट तीन बाउंड्री कंडीशन लगा ली हमने, 100 लगाई, तो यहाँ तक अगर किसी को याद है, तो उसके बाद ये 100 की जगह f(y) की जगह 100 करके उसके बाद फिर भी पॉसिबल है। बट इतना सब करना एग्जाम में काफी डिफिकल्ट है। ठीक है, और आई थिंक अच्छा रैंक लाने के लिए जरूरी भी नहीं है। ठीक है, कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन अगर छोड़ भी दोगे तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, बट अगर सिविल वालों को किसी और जगह भी आता है ये क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट में, फिर तो करना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये भी थोड़ा मतलब अगर देखा जाए प्रोसेस से करोगे मुश्किल है, बट अगर थोड़ा डायरेक्ट करोगे, मतलब बिना इसको सॉल्व किए, तब भी क्वेश्चन बनने लायक है ना। लास्ट क्वेश्चन नहीं था बट ये वाला हो जाएगा, बट फिर भी चलो हम पढ़ते हैं इसको। ए 5 सेंटीमीटर लॉन्ग मेटल रोड ए बी विद इनिशियली एट ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर T0। ठीक है, एक कोई 5 सेंटीमीटर लंबी मेटल रोड है। देयर आफ्टर टेम्परेचर एट बोथ एंड आर मेंटेन्ड एट 0 डिग्री, है ना। Neglecting the heat transfer from later surface of the rod, the heat transfer in the rod is governed by the one dimensional diffusion equation। ठीक है, ये वन डायमेंशन डिफ्यूजन इक्वेशन है, हीट इक्वेशन। where d is the thermal diffusibility of the metal given as 1 centimeter square per second। the temperature distribution हमें दी हुई है इस तरीके से। ठीक है, तो टेम्परेचर किस पोजीशन में है ना, एक्स पोजीशन डिपेंड बता रहा है, और टी बता रहा है टाइम। ठीक है, कि किस टाइम पे किस पोजीशन पे कितना टेम्परेचर है। ठीक है, और
वेयर एक्स इज इन सेंटीमीटर मेजर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो अगर मैं एक, ठीक है, तो ये रोड है, यहाँ एक्स जीरो है, एक्स फाइव है। ठीक है, और यहाँ पे हमने 0 डिग्री मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया दोनों एंड पे। ठीक है, और स्टार्टिंग में टी नोट था टेम्परेचर। फिर क्या कह रहा है ये है वेयर एक्स इज फ्रॉम ए टू बी, टी इन सेकंड, सी एन कॉन्स्टेंट डिग्री सेंटीग्रेड है ना, सी एन ही डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है, तो टेम्परेचर यही होगा, यही दे रहा होगा टेम्परेचर की यूनिट। ठीक है, बीटा जो है सेकंड इनवर्स में, क्योंकि टी के साथ है, बीटा की वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो स्टैंडर्ड, ठीक है, अब जो वन डायमेंशन हीट इक्वेशन का सोल्यूशन होता है वो होता है C3 e⁻⁻A² C1 cos AX प्लस C2 sin AX। ठीक है, अब हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। हाँ, अब हमें पता है कि आ, अच्छा y यहाँ पे टी की जगह y हो गया, मैं लिख दिया मैंने। ठीक है, तो y मतलब टेम्परेचर। ठीक है, x जीरो यानी इस एंड पे टेम्परेचर जीरो है, तो मैंने x की वैल्यू जीरो पुट करी। ठीक है, और ये आ गया। ठीक है, अब देखो C3 तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि C3 जीरो हो जाएगा तो पूरी इक्वेशन ही जीरो होगी हमेशा के लिए, तो C1 ही जीरो के इक्वल होगा। तो C1 हमने जीरो के इक्वल रखा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इसको जीरो कर दिया, C2 C3। फिर हमने पुट किया x की वैल्यू 5, x की वैल्यू मैंने 5 पुट करी, x की वैल्यू 5 पुट कर दी, तब भी जीरो है ना, इस एंड पे भी जीरो है। और देखो C2 C3 जीरो नहीं हो सकता कोई भी इन दोनों में से, और e⁻⁻AT² भी जीरो नहीं होगा, ये तो इनफाइनाइट पे जाके होगा, ओनली t पे डिपेंड करता है। तो साइन 5 A0 होगा, तो 5 A n पाई के इक्वल होना चाहिए, यानी 1 2 3 एन की वैल्यू ए की वैल्यू n पाई/5। ये चीज हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, और फिर वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकते हैं, तो सबको सम करके। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा, ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, तो n पाई/5 का स्क्वायर और n पाई/5, तो एन स्क्वायर बाहर आ गया, पाई स्क्वायर 25। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो एन हम भी अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया कि ऑड है, ये हमें कैसे पता चलेगा जब हम सी एन निकालेंगे लास्ट क्वेश्चन जैसे, कि क्योंकि, ठीक है, तो सी एन नॉन जीरो सिर्फ वहीं पे हो रहा होगा जहां पे एन की वैल्यू ऑड है। ठीक है, तो फिर आगे आ जाएगा, उसकी अभी चलो जरूरत नहीं है। तो यहां से फिर हम कंपेयर कर सकते हैं कि देखो n पाई/5, n पाई/5x, तो इसको अगर कंपेयर करेंगे दोनों को, तो बीटा की वैल्यू ये आ रही है पाई/25, पाई² बाय 25। ठीक है, तो ये आएगा फाइनल आंसर 0.395। ठीक है, अब अगर मान लो, ठीक है, किसी भी ब्रांच से हो, आपको कुछ नहीं आता है, बट आपको एक नॉर्मल पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आता है। ठीक है, आपने ये वाला देखा, ये देखा, और इसको देखा। ठीक है, अगर आप इसको टी के साथ डिफरेंशिएट करोगे, इसको मैं अगले पेज पे लेके जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, एक तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, इसमें आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे ना, गलती होगी, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, बट थोड़ा सा भी दिमाग लगा के चल सकता है। देखो कर्ल T/कर्ल X, कर्ल टी बाय टेम्परेचर से करूंगा अगर, देखो समीशन तो ऐसे ही आ जाएगा, सी एन भी ऐसे ही आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा, e की पावर का डेरिवेटिव सेम ही आएगा, और अगर बाद में पावर का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, -β n² Cn। ठीक है, फिर वही साइन n पाई/x/5 e⁻⁻β n²t। ठीक है, और अगर मुझे कर्ल² T/कर्ल X² करना है, ठीक है, अब देखो ये पता होना चाहिए कि अगर देखो साइन को एक बार डेरिवेटिव कर दूं कॉस आ जाएगा, कॉस को दोबारा कर दूंगा माइनस साइन आ जाएगा, और ये जो एंगल का डेरिवेटिव दो बार बाहर आ जाएगा, तो बाहर क्या आ जाएगा बेसिकली, -n² पाई² बाय 25 Cn, साइन दोबारा वापस आ जाएगा। ठीक है, e⁻⁻β n²t। ठीक है, अब d की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 1 दी हुई है। ठीक है, तो इट मीन ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आने चाहिए, देखो माइनस माइनस इक्वल है, ये सारा सेम है, n² ये रहा, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि पाई² बाय 25 आएगी। ठीक है, तो बस यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जरूरी नहीं कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आप बड़ा देखो और उसको आप थोड़ा सा पढ़ के छोड़ दो कि ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा नहीं हुआ, ठीक है, कि हीट इक्वेशन मैंने नहीं पढ़ी हुई, या फिर जो भी है मुझे नहीं आता, बट अगर हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट लगाएं तब भी ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो ये कर सकते हो, ये पॉसिबल है, लास्ट क्वेश्चन पॉसिबल नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है। कंसीडर द सेकंड ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो हमें बाउंड्री इनिशियल कंडीशन दी हुई है, हमें वैल्यू चाहिए y की x इज इक्वल टू से। ठीक है, तो ये कॉशी यूलर इक्वेशन है। इसमें हम क्या करते हैं, x को log t पुट करते हैं और सॉरी e की पावर t आता है और t आता है log x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर को हम पुट करते हैं d इंटू डी माइनस वन। एक्स डिवाइड बाई डी एक्स को d पुट करते हैं, y को वन पुट करेंगे इक्वल टू जीरो। तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस वन इक्वल टू जीरो। डी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो डी की वैल्यू होगी प्लस माइनस वन। ठीक है, तो जो हमारा सोल्यूशन आएगा वाई वो क्या आएगा, ए ई की पावर टी प्लस बी ई की पावर माइनस टी। ई की पावर टी किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो ए एक्स आ जाएगा। तो ई की पावर माइनस टी वन बाय एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बाउंड्री कंडीशन। तो वाई वन किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी जो कि है सिक्स के इक्वल। और डी वाई बाई डी एक्स चाहिए मुझे, तो वो आएगा ए प्लस ए माइनस बी बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए एक्स इज इक्वल टू वन पे। एक्स इज इक्वल टू वन यानी ए माइनस बी आ गया जो कि टू के इक्वल है। तो इन दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को अगर ऐड करूंगा वन और टू को। ठीक है, तो टू ए इज इक्वल टू एट आएगा, ए इज इक्वल टू फोर आएगा। अगर ए फोर के इक्वल है तो फोर प्लस बी इज इक्वल टू सिक्स, बी इज इक्वल टू टू। तो मेरा वाई आ गया फोर एक्स प्लस टू बाय एक्स और मुझे चाहिए वैल्यू एक्स इज इक्वल टू पे। तो फोर इंटू टू प्लस टू बाय टू। तो एट प्लस वन इज इक्वल टू नाइन। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है, और इस टॉपिक का, व्हाट इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है हमें। ठीक है, तो लेमडा क्यूब है। लेमडा क्यूब की वजह से सोल्यूशन पता क्या आएगा, सी वन। ठीक है, लेमडा क्यूब इट मीन्स हमारे पास सोल्यूशन क्या है, ट्रिपल जीरो। ठीक है, रिपीटेड सोल्यूशन है थ्री बार। ठीक है, तो इसका आ जाएगा, इसकी वजह से आएगा सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर जीरो आता तो एक कांस्टेंट ही आता बस, अगर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो आता। दो बार जीरो आता तो ये आ गया, तीन बार तो ये आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, लैम्डा प्लस फोर का स्क्वायर। इट मीन्स लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस फोर माइनस फोर। ठीक है, अगर चलो कांस्टेंट सी फोर ई की पावर माइनस फोर एक्स रिपीट हो गया तो सी फाइव एक्स ई की पावर माइनस फोर एक्स। ठीक है, फिर इसकी वजह से क्या हो गया, रिपीट आएंगे जो भी आएगा, तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू ये बेसिकली बनेगा लैम्डा, ये बनेगा लैम्डा प्लस वन का स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, तो बनेगा माइनस वन प्लस माइनस टू आयोटा और रिपीट। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन बनेगा सी ई की पावर माइनस एक्स सी सिक्स कॉस टू एक्स प्लस सी सेवन साइन टू एक्स। ये तो तब आएगा जब ओनली ये एक कॉन्जुगेट पेयर है। ठीक है, अब ये पेयर दो बार आ रहा है तो यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है, तो ये समझ लो जब भी कुछ रिपीट हो रहा है ना तो बस साथ में एक्स बढ़ता जाएगा, जितनी बार रिपीट होगा एक्स की एक्स मल्टीप्लाई होता जाएगा सेम चीज से। तो एक्स सी एट कॉस टू एक्स प्लस सी नाइन साइन टू एक्स। ठीक है, तो सबको सम कर दो, ये सोल्यूशन होगा। पहले में चेक कर देखो सी वन सी टू सी थ्री, यहाँ की क्यूब आ गया ना, गलत है। सी वन सी टू सी थ्री ये ठीक है, डी गलत है क्योंकि क्यूब आ गया यहाँ पे। ठीक है, बचा बी और सी। तो सी फोर ई की पावर माइनस फोर एक्स सी फाइव एक्स ई की पावर माइनस फोर एक्स। तो सी फोर ये ठीक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस फोर एक्स है तो ये गलत होगा। ठीक है,
अब ई की पावर माइनस एक्स सी सिक्स कोस टू एक्स सी सेवन साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ई की पावर एक्स है, ठीक है। तो ये दिक्कत है इसमें, मुझे लगता है किसी क्वेश्चन में। अह, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं तो प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, तो यहाँ तो बी में माइनस आ जाए यहाँ पे, ठीक है, तो सही हो जाएगा। और ई की पावर एक्स, ये तो ये भी नहीं, ई की पावर माइनस एक्स सी सिक्स कोस टू एक्स प्लस सी सेवन साइन टू एक्स प्लस एक्स। अब यहाँ पे अगर टू हो जाए तो डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आई थिंक इसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, ठीक है, तो बस ये इसका सही सोल्यूशन है। सी वन सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर सी फोर ई की पावर माइनस फोर एक्स सी फाइव एक्स ई की पावर माइनस फोर एक्स, ठीक है। और ई की पावर माइनस एक्स सी सिक्स कॉस टू एक्स प्लस सी सेवन साइन टू एक्स एक्स ई की पावर माइनस एक्स सी एट कोस टू एक्स प्लस सी नाइन साइन टू एक्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर, तो जो बुक है उसमें डी दिया हुआ है, तो यहाँ पे टू होना चाहिए था, ठीक है। चलो, इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के और इस टॉपिक के 30 क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।